दलित लेखक संघ व साहित्यिक संस्था लिखावट के साझा मंच से जो श्रृंखला चल रही है, आज के सवाल व दलित लेखन, इस श्रृंखला की तृतीय कड़ी में मैं सरिता संधू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। माननीय श्री सतीश खनगवाल जी, उप प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग दिल्ली, सम्माननीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी, संयोजक लिखावट, हीरालाल राजस्थानी जी, संरक्षक दलेस, मैं आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ चंद्रकांता जी का, जो दलित लेखक संघ की उपाध्यक्ष हैं, और मुकेश जी, जो उप प्रधानाचार्य जी हैं। आप दोनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जी, सभी को नमस्कार। सभी नमस्कार। दलेस की ओर से सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सरिता जी, आपको भी नमस्कार। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री सतीश खनगवाल जी का दलित कहानी की दशा व दिशा पर व्याख्यान रहेगा। साथ ही इसी विषय पर माननीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी अपनी विशेष टिप्पणी लेकर प्रस्तुत रहेंगे और श्री हीरालाल राजस्थानी जी आज के कार्यक्रम के सार संदर्भ के साथ अपना वक्तव्य पेश करेंगे। सतीश खनगवाल जी का परिचय देना चाहूंगी। आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं शिक्षा और इस वक्त शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार में उप प्रधानाचार्य के पद पर जनकपुरी ए ब्लॉक के विद्यालय में कार्यरत हैं। आपने दैनिक अखबारों व पत्र पत्रिकाओं के में लेखों के माध्यम से अपनी लेखन की शुरुआत की थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं, आलोचनात्मक लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। आपका हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम कविता संग्रह सुलगता हुआ शहर 2018 में प्रकाशित हो चुका है। आप कई पुरस्कारों जैसे अंबेडकरवादी लेखक संघ दिल्ली द्वारा कार्यकर्ता सम्मान 2017, हिंदी अकादमी व शिक्षा विभाग द्वारा 2017 में हिंदी रचना पुरस्कार, केयर प्रॉमिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 2018 में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा सम्मान और संत कबीर सेवा समिति हरियाणा द्वारा 2019 में कबीर रत्न सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। अपना मंच कवियों का मंच द्वारा 2020 में कवि रत्न के सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चूंकि आज का कार्यक्रम कहानी विधा पर आधारित है, तो सर्वप्रथम मैं दलित लेखक लेखन की अगर बात की जाए तो श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम लेना चाहूंगी। उनकी कहानियों से ही दलित लेखक कहानियों की शुरुआत मानी जाती है। और अन्य दलित कहानीकारों में जयप्रकाश करदम जी, विपिन बिहारी जी, पूनम तुसामर जी, रजनी दिसोदिया जी, मुकेश मानस जी, टेकचंद जी, रजनी तिलक जी, हीरालाल राजस्थानी जी, सुशीला टांकभोरे जी और कुसुम वियोगी जी आदि उल्लेखनीय नाम हैं, जिन्होंने कहानी की विधा को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन कुमार सांबरिया जयपुर से हैं, बड़े बड़े कहानीकार हैं। रतन कुमार सांबरिया जी। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में खेमराज जी जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय जी और मुकेश यादव जी हैं, रजनी दिसोदिया जी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम में। गैर दलित लेखक जो हैं, उन्होंने भी दलित मुद्दों पर कहानियां लिखी हैं। उनमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी। संजीव जी, शिव मूर्ति जी, उदय प्रकाश जी, श्री धर्म जी और विवेक मिश्रा जी, इन्होंने भी दलित मुद्दों पर अपनी कहानियां लिखी हैं और ये गैर दलित लेखक हैं। As far as English literature is concerned, I would like to tell you Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer may be well said the first collection of short stories, and it was the first collection, and it was written in early 14th century. And Guy de Maupassant, a French writer, is often described as the father of the modern short story in English literature.
इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर्स आर Charles Dickens, although he has written so many novels also, James Joyce, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, O. Henry, जिनकी कहानियां हम अक्सर सिलेबस में हमने पढ़ी हैं अपनी कक्षाओं में, और वैसे भी साहित्य में बहुत ही फेमस कहानियां हैं इनकी। अब आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय न रहते हुए मैं श्री सतीश खनगवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के दलित कहानी की दशा व दिशा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सतीश खनगवाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं लिखावट और आवाज आ रही है ना मेरी? आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं लिखावट और दलित लेखक संघ का जो ये साझा मंच है उसका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दलित कहानी पर अपनी बात रखने के लिए मुझे ये मंच उपलब्ध करवाया, मुझे यहाँ पर जो है आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार लिखावट और दलित लेखक संघ। साथियों, कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है। समाज का प्रतिबिंब जो है वो साहित्य में झलकता है। साहित्य जो है वो समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है, मानव के लिए प्रतिबद्ध होता है। समाज में एक ताकत है, साहित्य में एक ताकत है समाज को बदलने की। लेकिन जब मैं भारतीय साहित्य के बारे में सोचता हूँ, जब मैं भारतीय साहित्य के बारे में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, क्योंकि भारतीय जो साहित्य है उसकी एक लंबी परंपरा रही है, तो जब मैं भारतीय साहित्य की बात करता हूं तो मैं ये सोचता हूं, यहाँ में एक प्रश्न चिन्ह मेरे मन में उठता है कि क्या भारतीय जो साहित्य है उसने इस शर्त को पूरा किया है कि साहित्य जो है वो समाज के लिए या मानव के लिए जो है वो प्रतिबद्ध होता है। क्योंकि भारत का जो सामाजिक ढांचा है, भारत का जो समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। लेकिन भारतीय साहित्य में क्या ये जो चौथा वर्ण है, जो निचला वर्ण है, उसको समुचित स्थान मिला है, उसको समुचित सम्मान दिया गया है? ये यहाँ पर मैं एक प्रश्न चिन्ह जो है मेरे मन में जो है खड़ा होता है, एक प्रश्न जो है लगता है। तो मैं देखता हूं कि ऐसा भारतीय साहित्य में नहीं मिलता। भारतीय साहित्य जो है, क्योंकि पढ़ने लिखने का जो अधिकार था, साहित्य रचने का जो अधिकार था, वो निचली जातियों को या आजकल जो दलित जातियां जिनको कहा जा रहा है उन दलित जातियों को नहीं था। और जिन्होंने साहित्य को रचा, जिन्होंने साहित्य को लिखा, वो उन जातियों से बिल्कुल दूर थे। उनका जो सामान्य समाज में ही जब वो उनको भाव नहीं देते थे, उनको मान सम्मान नहीं देते थे, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो साहित्य में उनको सम्मान देंगे, वो साहित्य में उनकी बातों को उठाएंगे, उनकी पीड़ाओं को, उनके दुख को उठाएंगे। तो ये जो भारतीय साहित्य का जो एक कोना है, जो कहा जाता है कि साहित्य हर वर्ग की बात करता है, तो भारतीय साहित्य कम से कम ये मान के चले कि आजादी तक दलित समाज की बात नहीं करता। ऐसा आप जब पूरा अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है। थोड़ी बहुत बात जो है हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसमें उड़ती है, जब हमारे जो संत कवि हैं, कबीर दास जी हैं, रैदास जी हैं, जो ये बात उठाते हैं, लेकिन वहां भी केवल समाज को सुधारने की बात है, जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात है, सामाजिक कुरीतियों पर बंधन लगाने की, उनको तोड़ने की बात है।
वहां भी जो दलित समाज है या जो निचली जातियां हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या अंतर्वेदना है, वो समझ में नहीं आती, वो खुलकर सामने नहीं आती। बाद में अगर हम चले तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा का जब प्रचार प्रसार किया, हमारे देश में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो वहां से जो है थोड़ा बहुत सामाजिक जो है बदलाव हमें थोड़ा सा दिखाई देने लगता है। ये जब आजादी का आंदोलन तीव्र हुआ, गांधी जी का जब पदार्पण हुआ, अंबेडकर जी का उद्भव हुआ, उससे पहले फूले जी सामने आते हैं, इन सबके जो विचार हैं जब समाज में आए, तो कहीं ना कहीं दलितों के प्रति थोड़ी सी जो सहानुभूति है वो समाज में देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी दलितों का अभी तक कोई स्थान साहित्य में देखने को नहीं मिलता। तो जब दलितों ने खुद ये देखा कि भाई हमारी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको तो कोई उठा ही नहीं रहा है, तो उन्होंने खुद ये बीड़ा उठा लिया कि कोई हमारी बात करे या ना करे, हम स्वयं अपनी बात करेंगे। और हीरा डोम की जो पहली जो कविता है, अछूत की शिकायत, वो हमारे सामने इसी रूप में आती है। यही वो समय था जब स्वामी अछूतानंद जो है वो भी अपना साहित्य लिख रहे थे, उन्होंने भी कविताएं लिखी, नाटक लिखे, उनका साहित्य हमारे सामने आता है। मैं जब गांव के लोक पत्रिका के लिए मोहनदास नेमिष राय जी का साक्षात्कार ले रहा था, तो उन्होंने बताया कि हीरा डोम से भी करीब 25-30 साल पहले एक कवि हुए हैं बिहार में, जिनका नाम है निर्धिन्द राम। निर्धिन्द राम के करीब 40-50 फुटकर पद अभी तक मिले हैं और उन पर और जो है शोध कार्य चल रहा है। आज की जो ये बात मैं करूं कहानियों की, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि आजादी से पहले हमें दलित कविताएं मिल रही हैं, दलित नाटक मिल रहे हैं, लेकिन कहानी नहीं मिलती। जबकि 1900 के बाद तो बड़ा एक दौर चला कहानी का। तो मेरा मन व्यक्तिगत रूप से मानने को तैयार नहीं होता कि किसी ने इस प्रकार की कोई कहानी नहीं लिखी होगी। कहानी अवश्य लिखी गई होगी, उस पर शोध कार्य करने की जो है आवश्यकता है और गहन शोध कार्य करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि क्योंकि उस समय जो प्रकाशन की पूरी जो व्यवस्था थी उस पर जो है सवर्ण जातियों का अधिकार था, तो हो सकता है कि कहानी ना प्रकाशित की गई हो, या अगर कोई कहानी प्रकाशित हुई भी हो तो शायद उसका जो संरक्षण है जो उसे ना प्रदान किया गया हो। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक गहन जो है शोध कार्य करने की हमको आवश्यकता है कहानी के क्षेत्र में। साथियों, मैं बता रहा था अभी कि जब गांधी जी का पदार्पण हुआ, उससे पहले फूले जी के विचार हमारे समाज में आए। गांधी जी के पदार्पण के साथ ही काफी हमारे जो समाज में बदलाव आया, क्योंकि गांधी जी ने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की थी कि अगर समाज के निचले वर्ग को, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसको हम स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा ये जो आंदोलन है वो सफल नहीं होगा। तो उन्होंने जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया। इसी समय में जो है अंबेडकर जी आए और अंबेडकर की जो वैचारिकी थी, उनके जो विचार थे, उन्होंने तो जो दलित समाज है उसमें पूरी तरीके से एक क्रांति ला दी। तो ये जो बदलाव आया, उसके फलस्वरूप जो समाज में दलितों के प्रति एक सहानुभूति जागृत हुई, उस सहानुभूति के फलस्वरूप हमें कुछ गैर दलितों का दलित साहित्य देखने को मिलता है। जैसे निराला जी ने एक लंबी कहानी लिखी, चतुरी चमार। उनकी एक दूसरी कहानी है बिल्लेसुर बकरीहा करके। साथ ही प्रेमचंद जी ने कई कहानियों में जो है दलित जीवन का बहुत अच्छा चित्रण किया है। ठाकुर का कुआं है, सदगति है, कफन है। ये जो कहानियां हैं
ये पूरी तरीके से इन्हें ये नहीं कह सकते कि दलित विषयक कहानियां हैं, लेकिन इनमें जो दलितों का जो जनजीवन है उसका बहुत गहरे चित्र खींचने का प्रयास जरूर हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कहानी हमें नहीं मिलती कि जो खुद दलितों ने लिखी हो, और हमें एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमें आजादी के बाद के दशक में जाना पड़ता है। मेरा जो अपना एक सीमित अध्ययन है उसके अनुसार 1962 में आश्रम संदेश नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती है इलाहाबाद से, और उस पत्रिका में दयानंद बटोही जी जो हमारे वरिष्ठ दलित साहित्यकार हैं, उनकी कहानी सूर्य किरण हमें मिलती है। हालांकि ये जो कहानी है ये भी पूरी तरह दलित विषयक नहीं है, पूरी तरह क्या दलित विषयक है ही नहीं। और 1963 में फिर उसी पत्रिका में आश्रम संदेश में ही दयानंद बटोही जी की दूसरी कहानी भूल जो है वो हमको मिलती है। ये दोनों ही कहानियां जो है अंतरजातीय विवाह पर आधारित है। इनमें जो पहली कहानी है उसमें लड़का जो है वो स्वर्ण है, लड़की जो है वो दलित है। दूसरी कहानी जो भूल है उसमें जो लड़की है वो स्वर्ण है और जो लड़का है वो दलित है। तो यहाँ से हमें जो है दलित साहित्यकारों की जो कहानियां हैं वो देखने को मिलती है। इसके बाद जयप्रकाश करदम जी की कहानी 1976 में प्रकाशित होती है, अलगोजा। मोहनदास नेमिशराय जी की कहानी प्रकाशित होती है 1978 में, सबसे बड़ा सुख। 1980 में जो है इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कहानी है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से दलित कहानी की जो बीज है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो कहानियां, जो शुरुआती कहानियां हैं, ये पूरी तरीके से दलित विषयक नहीं है, लेकिन दलित चेतना के जो बीज हैं, दलित विमर्श के जो बीज हैं, वो आपको इन कहानियों में देखने को मिलते हैं। दलित कहानी सही मायने में करवट लेती है 1990 के बाद, जब मान्यवर काशीराम जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है, मंडल आयोग का जब पदार्पण होता है, यहाँ से जो दलित कहानी है वो करवट लेना शुरू करती है, और उसके बाद में जो दलित कहानी है वो सही मायने में अपनी जो है एक शरीर जो है वो ग्रहण करती है। मैं दलित कहानी की थोड़ी सी विशेषताओं पे, थोड़े उसके जो लक्षण है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। दलित कहानियां, जिन्हें आजकल अंबेडकरवादी कहानियां भी कहा जा रहा है, समाज की विषमताओं को चित्रित करती हुई दलितों के शोषण, अत्याचार, अपमान, संघर्ष के बारे में चर्चा करती। इन कहानियों में दलितों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना दिखाई देती है। दलित कहानियां मुक्ति की चाह और विद्रोह की कहानियां हैं। ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, कुप्रथाओं, अंधविश्वास एवं अनेक हिंदूवादी मान्यताओं का विरोध करती हैं। यह दलितों के प्रति स्वर्णों की विकृत मानसिकता और श्रेष्ठता की विरोधी कहानियां हैं। ये वेद विरोधी है, शास्त्र विरोधी है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और मान्यताओं को स्थापित करने वाली कहानियां हैं। अभाव, गरीबी, भूखमरी और बीमारी से जन्म लेने वाली इन कहानियों में दलित लेखकों की अपने मन की पीड़ा, यातना, बेचैनी, सामाजिक अपमान, आर्थिक परवस्था, संघर्षशीलता आदि बहुत ही तीखे ढंग से चित्रित होती है। इन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वानुभूति है, इसलिए स्वयं सिद्ध एवं प्रमाणिक है। दलित कहानियों पर एक आरोप ये लगता है कि इनमें सिर्फ विलाप है, ये सिर्फ दुख को चित्रित करती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि दलित कहानियां जो है वो विलाप की कहानियां नहीं है, ये दरअसल में जातीय चिंतन की कहानियां हैं। ये जो दलितों के ये जो कहानियां हैं, ये कहीं भी दलितों के प्रति हमदर्दी जगाने का प्रयास नहीं करती, अपितु स्वर्णों के मन में पश्चाताप जगाने का प्रयास करती है। इनमें कहीं भी स्वर्ण वर्ग का अहित नहीं छुपा है। स्वर्णों के प्रति क्रोध एवं आवेश जो है वो स्वाभाविक है, किंतु यह जो आवेश है वो सकारात्मकता के साथ चित्रित होता है।
इन कहानियों के पात्र केवल जीने के लिए ही संघर्ष नहीं करते, बल्कि वह शिक्षा, रोजगार और अच्छे भविष्य के लिए भी संघर्ष करते हैं। आज का दलित पूर्व की भांति नहीं है। अब उसे दलित होने पर गर्व होता है। वह जात्याभिमान से भर उठा है। वह सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। वह अपमान भरे जीवन से निकलकर परिवर्तन और विकास के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है। ये कहानियां इस प्रकार से रची गई हैं और रची जा रही हैं कि जब स्वर्ण पाठक इनको पढ़ता है तो उसे लज्जा का अनुभव होता है, उसका सिर झुक जाता है, उसके मन में पछतावा पैदा होता है और वह स्वयं ही वस्तु स्थिति को बदलने के लिए प्रेरित होता है। भारतीय संविधान जिस समाज व्यवस्था की घोषणा करता है, दलित कहानियां उसी समाज व्यवस्था की मांग करती है। ये एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जो दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरा मानव मात्र के लिए है। दलित कहानियों का जो कथानक है वो यथार्थ पर आधारित होता है। दलितों के दुखों, संघर्षों, पीड़ाओं, शोषण, अत्याचार, अन्याय का समुचित चित्रण करना एवं उनमें चेतना का विकास करना इन कहानियों का उद्देश्य है। सदियों से दलितों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध रहा है। इसके पीछे जातिवादी वर्ण व्यवस्था एकमात्र कारण है। अतः दलित कथाकार ऐसे आत्मसम्मान, जात्याभिमान, साहस और अस्मिता को बनाए रखता है। समय और समाज में आए बदलाव के साथ साथ इन कहानियों का कथानक भी सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तित हुआ है। अगर हम अजय नावरिया, रूपनारायण सोनकर, कैलाश वानखेड़े, रतन कुमार सांबरिया, विपिन बिहारी और डॉक्टर पूर्ण सिंह की कहानियां पढ़े तो हमें जो आज का जो आर्थिक उदारवाद है, उदारीकरण है, बाजारवाद है, भूमंडलीकरण है, वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और इन कहानियों को पढ़ने के बाद हमें समझ जाएंगे कि जो जैसे जैसे समाज में बदलाव आया है वैसे वैसे ही जो दलितों के प्रति जो अत्याचार है, जो शोषण है, जो भेदभाव है, उसका भी जो रूप है वो परिवर्तित हुआ है। दलित कथाकार अपने पात्रों के प्रति, अपने चरित्रों के प्रति बहुत संजीदा होते हैं। इसलिए दलित कहानी में दलित पात्रों एवं पात्रों की पहचान बड़ी आसानी के साथ की जा सकती है। संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति जनजाति के दबे, कुचले, गुलाम, श्रमिक, किसान, सफाई कर्मी आदि पात्र जो शोषण और अत्याचार से पीड़ित है, जिनका जीवन दुखों एवं संघर्षों से भरा हुआ है, जो अपनी जिजीविषा से इनका विरोध करता हुआ दिखाई देता है, वह दलित पात्र है। ये जो कहानियां हैं इनमें दलित पात्र शोषण, उत्पीड़न, घृणा, तिरस्कार आदि में फंसकर दम नहीं तोड़ता, बल्कि वो उन सबका प्रतिकार करता है। वो विद्रोह का मार्ग चुनता है, आगे बढ़ता है, सम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहता है। आज का जो इनका दलित कहानियों के जो पात्र हैं वो शिक्षा और बेरोजगारी की बात करते हैं। रतन कुमार सांबरिया की कहानी है बकरी के दो बच्चे। बकरी के दो बच्चे, ये जो मैंने अभी अभी एक बात कही कि हमारे जो दलित कहानियों के पात्र हैं वो कुचक्रों में फंसकर दम नहीं तोड़ते। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो जमींदार है और जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो सब मिलकर उस दलित पात्र को घेरने का प्रयास करते हैं जिसके बकरी के दो बच्चे जमींदार के बेटे ने मार दिए। लेकिन ये जो पात्र है ये संघर्ष का रास्ता अपनाता है। अपने घर के जेवर तक बेचकर वो पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने जाता है। पुलिस प्रशासन उसका साथ नहीं देती, उसे बार बार भगा दिया जाता है, लेकिन ये अपने हथियार नहीं डालते और अंत में इनकी जीत होती। ऐसे ही सुशीला टाकभोरे की कहानी है सीलिया। सीलिया 11 साल की बच्ची है और वो ये देखती है कि जो ऊंची जातियां हैं उनके घर में एक कुत्ता तक घुस सकता है, कहीं पर भी वो मुंह मार के आ सकता है, लेकिन उनकी डेयरी को एक दलित नहीं लांग सकता। इतनी बड़ी विडंबना है कि वो 11 साल की बच्ची इस चीज को बड़ा शिद्दत के साथ महसूस करती है और वो ये प्रण लेती है कि मैं अपने आप को बदलूंगी, अपने समाज को बदलूंगी और इस तरीके से नहीं रहूंगी जो कि मैं आज हूं या जो मेरा समाज आज है।
और कहानी के अंत में वो जो लड़की है वो एक बहुत बड़ी जो है वो जो है पदाधिकारी बनती है। ऐसे ही एक कहानी है हरदान हर्ष की सम्मान। सम्मान कहानी जो है, ये जो दलित पात्र हैं हमारे गांव में अक्सर जो है स्कूल वगैरह होते हैं, उनमें कमरे वगैरह बनवाए जाते हैं, और जो गांव के जो उच्च वर्णीय जो लोग हैं या जो धनवान लोग हैं, अक्सर वही लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है सम्मान, इस कहानी के जो दलित पात्र हैं वो शर्त के साथ वो शर्त रखते हैं कि हम भी गांव के जो स्कूल है उसके अंदर कमरा बनवा सकते हैं, और विभिन्न संघर्षों को करने के बाद वो गांव में कमरा बनाकर दिखाते हैं। तो ये जो हमारे पात्र हैं ये कहीं भी अपना दम नहीं तोड़ते, ये विद्रोह करते हैं, आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे ही एक बड़ी अच्छी कहानी है डॉक्टर संजीत कुमार की सड़ांत। सड़ांत कहानी में एक पात्र है जोजू, जो सोसाइटी का सफाई कर्मचारी है। एक दिन सोसाइटी में जो है कुत्ता मर जाता है और उसकी सड़ांत जो है पूरी सोसाइटी में फैल जाती है, और जोजो को बुलाया जाता है। जोजो जो है वहां जाता है, जो भी मेहनताना तय करता है उसको तय करने के बाद वो कुत्ते को फेंक आता है। लेकिन जब वो फेंक कर वापस आता है तो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसका मेहनताना पूरा उसे नहीं देते। तब जो मेहनताना उसे दिया जा रहा था उसे अस्वीकार कर देता है, लेने से मना कर देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन रात्रि के समय में वो उसी कुत्ते को उठाकर वापस जो है सोसाइटी में फेंक आता है। तो जोजो का ये जो प्रतिकार है वो ये बताता है कि कम से कम दलितों का अधिकार ना मारो, उनकी मेहनत ना मारो, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जिस परिवेश में एक दलित रहता है कम से कम उस परिवेश में आप भी कुछ दिन रह के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो जो गंदगी उठाने का काम है, जो कुत्ता उठाने का काम है, वो किस पीड़ा के साथ वो कर रहा है, कितनी उसके वो जो नाक बंद कर रहा है, तमाम चीजें आप कहानी में उसमें पाएंगे। ऐसे ही कहानी है डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की जो शोध प्रबंध कहानी। शोध प्रबंध कहानी में जैसे ही जो शोधार्थी है, जो छात्रा है, उसको पता चलता है कि जो प्रोफेसर है जो कि स्वर्ण है, उसने प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शोषण किया है, वैसे ही वो प्रतिकार का मार्ग चुनती है और अंत में उस बच्चे को जन्म देती है और प्रोफेसर की गोदी में ले जाके डाल देती है कि ये है शोध प्रबंध, और प्रोफेसर के थप्पड़ भी मारती है। तो ये जो कहानियां हैं ये दलित चेतना की कहानियां, दलितों के अभिमान की, उनकी जात्याभिमान की कहानियां हैं। जब हम इन कहानियों को पढ़ेंगे तो हमको पता चल रहा है कि आज का दलित बदल चुका है, और आज का दलित जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी समस्या के सामने जो है घुटने टेकना पसंद नहीं करता, वो हर समस्या का जो है प्रतिकार करना चाहता है। थोड़ी सी बात दलित कहानी के परिवेश पे मैं करना चाहूंगा कि दलित कहानी का जो परिवेश है, क्योंकि दलितों का जो स्थान है वो समाज में सबसे नीचे और नगण्य रहा है, और दलित जो है वो छुआछूत, भेदभाव, अज्ञानता, अंधविश्वासों में लिपटे हुए थे। धार्मिकता के नाम पर इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया था। दलितों के सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वही उनका जो है सांस्कृतिक योगदान है, और कहीं यदि इनका कोई ऐतिहासिक योगदान भी है तो उसे पूरी तरह भुला दिया गया है। भुखमरी, निर्धनता, बीमारी, बेगारी, कर्ज, गुलामी, शोषण इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि रही है। गांव बस्ती से दूर दक्षिण दिशा में इनकी एक भौगोलिक सीमा निश्चित कर दी गई है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों और पृष्ठभूमि से दलित कहानीकार जो है अपना वातावरण तैयार करता है। वह इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं भी कहानी में दलितों को दया, करुणा या सहानुभूति का पात्र वो ना बनाए। दलित कथाकार यह भी नहीं भूलता कि दलितों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना उत्पन्न करना उसका ध्येय है।
इसलिए वह सामान्य पाठक के मन में संवेदना जगाता है, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करता है, यथार्थ और वस्तु स्थिति का बोध कराता है। एक दलित कहानियों पर यह भी आरोप लगता है कि दलित कहानियों में जो भाषा है वो अशिष्ट भाषा है, उसमें गाली गलौज का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, उसमें अश्लीलता का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है शब्दों के अंदर। तो मैं यहाँ और जो विद्वान है, जो गैर दलित जो आलोचक हैं, जो साहित्यकार हैं, वो इसे ठीक नहीं मानते। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि दलितों का जो रहन सहन है, जो उनका परिवेश है, उसमें गाली गलौज और अश्लील जो शब्द हैं वो उनके लिए सामान्य सी चीज। यहाँ ये भी गौरतलब है कि दलित साहित्य यथार्थ और वस्तु स्थिति और सहानुभूति का साहित्य है। अतः जो भाषा और शब्द समाज ने दलितों के लिए प्रयोग किए हैं, वही भाषा और शब्द उसकी अभिव्यक्ति है। दलित साहित्यकार यथार्थ को चित्रित करने के उद्देश्य से ही ऐसी गाली गलौज और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शिक्षा के प्रचार प्रसार ने दलितों के जीवन को बहुत अधिक बदला है। उनकी भाषा में भी अंतर आया है और बोली में भी अंतर आया है। फिर कहीं ना कहीं समाज का जो नजरिया है वो भी दलितों के प्रति बदला है। तो अब आजकल जो कहानियां आ रही हैं उनमें जाति सूचक शब्दों या गाली गलौज का प्रयोग या अश्लील जो शब्द हैं उनका प्रयोग पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया है। दलित कहानियों को पढ़ने के बाद एक बात आसानी से हम ये कह सकते हैं कि सभी दलित कथाकार इस बात से भली भांति परिचित है कि उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं, दलितों में स्वाभिमान और जात्याभिमान और जागृति पैदा करना, उनके दुखों, पीड़ा, अंतर्वेदना, शोषण, अत्याचार और जिजीविषा से, उनके संघर्ष से सामान्य जन को परिचित कराना है। दलितपन से मुक्ति प्रदान करना, भेदभाव, छुआछूत और वर्ण आधारित जो जाति प्रथा है उसके ऊपर प्रहार करना है। धार्मिक पाखंडों, कुप्रथाओं और ऐसे धर्मशास्त्रों का विरोध करना है जो दलितों को दलित बनाए रखना चाहते हैं। उच्च वर्ण में दलितों के प्रति सहानुभूति पैदा करना नहीं, अपितु उन्हें उनके अधिकार और सम्मान देना, अपने किए पर पछतावा पैदा करना, दलितों को शिक्षित करना, संगठित करना और संघर्ष के मार्ग पर ले चलना तथा संवैधानिक मूल्यों और समाज स्थापना दलित कहानीकारों का मुख्य ध्येय है, जिसमें वो तनिक भी पीछे नहीं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में दलित साहित्य की, दलित कहानीकारों की लगभग 3 पीढ़ियां जो है वो लेखन कार्य कर रही है। अभी सरिता मैडम ने जब इसका कार्यक्रम का संचालन शुरू किया था तो उन्होंने काफी जो है दलित साहित्यकारों का उन्होंने अपने उसमें जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि उन का दोबारा जिक्र करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और तीनों ही पीढ़ियां जो है वो बड़ी उत्कृष्ट जो है कहानियां रच रही हैं। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसी कहानियों पर बात करनी चाहिए जो चर्चित कहानियां रही हैं अपने समय में। तो मैं सबसे पहले जो सबसे चर्चित कहानी है दलित साहित्य की, एक सुरंग, दयानंद बटोही जी की कहानी है। मैं उस पर थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूंगा कि सुरंग जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक दलित पात्र को जो है विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उससे कम परसेंटेज वालों को भी प्रवेश दिया जा रहा है, तब वो आंदोलन का जो है रास्ता अपनाता है और विरोध करता है और अंत में उसकी जीत होती है। ये जो कहानी है ये मैं शैली में। जब हम मैं शैली में कहानियां लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वो सावधानी नहीं बरती गई तो जो कहानी है वो ऐसा लगता है कि हम कहानी नहीं पढ़ रहे बल्कि कोई आत्मकथांश पढ़ रहे हैं। और ये जो कहानी है, मैं जब इस कहानी को पढ़ता हूं तो मुझे बार बार यही बोध होता है कि कहीं ना कहीं ये एक आत्मकथांश की ओर जा रही है। इसका कहानी का जो ट्रीटमेंट है
या कहना चाहिए कि वो जो सावधानी जो बरतनी चाहिए थी उस दौर में लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कहानी एक आत्मकथांश बनकर रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मोहनदास नेमिष राय जी है हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत लोकप्रिय नाम है, बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत ही अच्छी कहानियां, बहुत ही उम्दा कहानियां उन्होंने जो है दलित साहित्य को प्रदान की है। उनकी एक कहानी है अपना गांव। अपना गांव एक लंबी कहानी है, एक मार्मिक कहानी है, जिसमें जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त होकर जो गांव के जो दलित लोग हैं वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन अंत में जो एक पलायन का जो रास्ता है ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि दलित जो साहित्य है, दलित जो कहानियां हैं वो पलायनवादी नहीं है। जबकि ये कहानी अंत में जाके थोड़ी व्यवहारिकता से भी परे हो जाती है। परे इसलिए हो जाती है कि जब दलित उस गांव को छोड़कर अपना गांव बसाने जा रहे हैं तो क्या दूसरी जगह जाना इतना आसान है? कौन उनको कहाँ पे जगह देगा? कैसे वो जाकर उस जगह पर हो जाकर वो अपना जो है गांव बसाएंगे? और इस बात की क्या जो है गारंटी है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पर वो सब कुछ नहीं होगा? तो थोड़ी सी व्यवहारिकता से मुझे परे लगती है, थोड़ी सी पलायनवादी मुझे लगती है। बाकी कहानी अच्छी है, उम्दा है और बड़ी मार्मिक कहानी है नेमिष राय जी की। एक कहानी उनकी और है, बड़ी चर्चित कहानी है, माँ गुड़ और साहूकार। माँ गुड़ और साहूकार कहानी भी बड़ी मार्मिक कहानी है, जिसमें तनसुख नाम का जो पात्र है वो पढ़ लिख कर जो है नौकरी प्राप्त कर लेता है और जो उसको तनख्वाह मिलती है तो वो साइकिल ले आता है, क्योंकि उसे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। साइकिल आने पर माँ जो है बड़ी प्रसन्न होती है, पूरी बस्ती में जो है वो गुड़ बांटती है। और अभी वो उस पूरी खुशी को मना भी नहीं पाते कि एक जमीन जो एक साहूकार है वो घर पे आ जाता है और साइकिल को उठा के ले जाता है और कहता है कि भाई तेरे पिताजी ने जो है मेरे से कर्जा लिया था और तू वो कर्जा चुका दे, साइकिल ले जा। लेकिन मैं ये यहाँ पर मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक बात है कि एक पढ़ा लिखा पात्र जो नौकरी भी लग गया है वो साहूकार का विरोध क्यों नहीं करता? साहूकार साइकिल उठा के ले जा रहा है और वो बस देखता रह जाता है। इतना तो कोई भी कह देता है कि ठीक है साहब, अगर साइकिल ले जा रहे हो तो साइकिल को मत ले जाइए, मैं नौकरी लग गया हूं अच्छी खासी, मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपका जो कर्ज है वो चुका दूंगा, कम से कम साइकिल मत ले जाइए, मेरे को थोड़ी सी मोहलत दीजिए। लेकिन पात्र देखता रहता है और साहूकार जो है वो साइकिल को उठा के ले जाता है। मुझे लगता है कि जबरदस्ती जो है मार्मिकता लाने का यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, व्यवहारिकता को थोड़ा सा भुलाकर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत ही हमारे कहना चाहिए कि दलित साहित्य के शिखर पुरुष हैं। सही मायने में दलित साहित्य की जो स्थापना है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहना चाहिए कि वही जो है उन्हीं का जो साहित्य है जिसकी वजह से जो है दलित साहित्य जो है वो स्थापित होता है। बहुत ही उम्दा कहानियां उन्होंने दी है, स्वप्न है, सलाम कहानी है, कहाँ जाए सतीश एक बहुत अच्छी कहानी है। बहुत उम्दा उम्दा कहानियां जो है उन्होंने हमारे दलित साहित्य को समृद्ध किया है अपनी कहानियों से। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है 25 चौका 150। ये जो कहानी है, इस कहानी में जो साहूकार है या जो जमींदार है, जो चौधरी है, वो एक दलित पात्र को रुपए पैसे की सहायता करता है ब्याज पे देके। लेकिन जब ब्याज लगाता है तो 25 चौका 150 करके लगाता है। मेरा मानना यह है कि आप डरा धमका कर या दलितों की जो उस समय की जो भी परिस्थितियां हैं उसकी व्यवस्था का फायदा उठाकर तो आप मनचाहा ब्याज उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन क्या कोई इतना कमजोर है कि वो ब्याज की गणना नहीं कर सकता? वो छोटा सा ब्याज,
कोई भी व्यक्ति है जो ये बड़ी आसानी से बता सकता है कि 25 को अगर 4 बार जोड़े तो 100 होते हैं, 150 नहीं होते। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, जो बुजुर्ग हैं वो तो ब्याज में बड़े माहिर होते थे, छोटे छोटे हिसाब किताब जो है बड़े आसानी से जो है लगा लेते थे। अगर कोई आज मुझे कहे कि भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाओ, तो शायद मुझे पेन पेंसिल उठाना पड़े, शायद कैलकुलेटर उठाना पड़े। लेकिन यही बात कोई अगर मेरे किसी बुजुर्ग को जाके कह दे तो वो ऐसे ही बता देगा। तो मुझे ये बात हजम नहीं होती है कि इस तरीके से जो है 25 चौका 150 करके उसके ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थितियों की व्यवस्था से या उसको थोड़ा सा उसकी व्यवस्था का फायदा उठाकर वो ब्याज लगाया जाता तो कहीं ज्यादा बढ़िया बेहतर होता। एक उनकी कहानी है खाना बदोश। खाना बदोश पहली ऐसी कहानी है जो मैंने पढ़ी, क्योंकि मैं खुद हिंदी का शिक्षक रहा, तो हमारे 11वीं के जो किताब है उसके अंदर ये कहानी संकलित है। और ये भी कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। लेकिन इसका भी जो ट्रीटमेंट है कहानी का, अंत में जो मोहनदास नेमिश्रा जी कहानी है अपना गांव, उसकी तरह पलायनवादी। जब ईंट भट्टे का मालिक सुकिया और मानो पर जो है अत्याचार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, या तो वो उसी समय वहां से चले जाएं, लेकिन अगर वो रुक रहे हैं और बिना बोले चुपचाप जो है, जो भट्टा मालिक है उसके अत्याचारों को भी सहन कर रहे हैं, और इतना अत्याचार सहन करने के बाद फिर वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तो ये जो कहानी है ये भी मुझे थोड़ा सा पलायनवादी कहानी लगती है। और एक कहानी है उनकी शव यात्रा, तो बड़ी प्रसिद्ध उनकी कहानी है, बड़ी उनकी चर्चित कहानी है। चर्चित कहानी इसलिए है कि इस कहानी में जो दलित जातियां हैं उनके जो आपसी जो भेदभाव है, क्योंकि सामाजिक ढांचा ही ऐसा है कि तू मुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, वो मुझसे बड़ा, तो दलित जातियों में भी कहीं ना कहीं ये आपसी भेदभाव जो है वो कायम है। तो ये जो कहानी है शव यात्रा, ये दलित जातियों के बीच के जो भेदभाव है, छुआछूत है, जो वैमनस्य है, उसके ऊपर आधारित है। और इस कहानी में जो लेखक हैं, जो वाल्मीकि जी हैं, उनकी दूसरी जातियों के प्रति जो पूर्वाग्रह है वो परिलक्षित होता है आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि जी चाहते तो इससे बच सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ईमानदारी दिखाई और शायद उन्होंने जानबूझकर इससे बचने का कोई प्रयास अपनी कहानी में नहीं किया। सूरजपाल चौहान जी जो है बहुत एक अग्रणी नाम है दलित साहित्य में। उनकी एक कहानी है परिवर्तन की बात, जो मुझे बहुत पसंद है और लगभग आप सभी को भी पसंद आई होगी, जिसने भी पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसे पढ़नी, ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए, परिवर्तन की बात। क्योंकि इसमें जो किस्ना है वो ऐसे ऐसे सवाल चौधरी से कर रहा है। चौधरी के जो है गाय मर गई और वो किस्ना को बुला रहा है कि भाई तू ये उठा के ले जा, लेकिन किस्ना जो है अब ये प्रण कर चुका है कि वो इस काम को नहीं करेगा। ठाकुर जो है उसके ऊपर बार बार दबाव डाल रहा है, लेकिन किस्ना उससे प्रश्न करता है। प्रश्न देखिए कितने महत्वपूर्ण है। किस्ना कहता है कि तुम गाय को माता मानते हो तो तुम अपनी माता को खुद क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम खुद जाके उसका दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अगर अपनी इस गाय माता को मेरे से उठवा रहे हो तो क्या कल को जब तुम्हारी मां मरेगी तो क्या उसकी अर्थी में हाथ लगाने दोगे? ये जो संवाद है ये बता रहा है कि दलितों में कितनी चेतना आ चुकी है। वो अपने उस निकृष्ट काम को छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें दलित माना गया है, समझा गया है, बना दिया गया है। एक हमारे बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका जिक्र भी हीरालाल जी ने किया, रतन कुमार सांवरिया। रतन कुमार सांवरिया जी जो है वो अब आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो दलित साहित्य, जो दलित कहानी है उसके पर्याय घोषित हो चुके हैं। जन कथाकार के रूप में उनको जो है हमने स्थापित कर दिया है और बहुत ही उम्दा कहानियां उन्होंने दी है। वर्तमान समय में जो है लग रहा है कि उनके बराबर जो है कहानीकार जो है काफी, उन्होंने दूसरे कहानीकारों को काफी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लगता है।
बहुत सी उम्दा कहानियां उन्होंने दलित साहित्य को देकर उनको समृद्ध किया है। उनकी एक चर्चित कहानी है शर्त। शर्त जो कहानी है, इस कहानी में एक मेहतर है पानाराम, जिसकी बेटी के साथ ठाकुर जो जमींदार है उसके लड़के ने गलत काम किया है, और पानाराम जो है भूखा प्यासा है और वो उसको न्याय दिलाना चाहता है। तो ठाकुर को यह चिंता है कि अगर ये पानाराम मर गया तो बेटे को जेल हो जाएगी, सारी इज्जत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो वो पानाराम को मनाने की लाख कोशिश करता है, पानाराम नहीं मानता, और अंत में वो ये एक शर्त पे मानता है। पानाराम कहता है कि जो इज्जत के बदले इज्जत, कि जिस तरीके से आपके लड़के ने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आपकी लड़की भी जो है वो मेरे लड़के के साथ जो है एक रात बिताए। ठाकुर इस बात से नाराज होता है, पानाराम को गोली मार देता है, लेकिन उसी समय खुद उसको भी दिल का दौरा पड़ता है और वो भी वहीं पे मर जाता है। अंत में जो पानाराम का जो पांव है वो ठाकुर की छाती पे है, जमींदार की छाती पे। कहानी में खूबसूरत बिंब ये है कि मरते मरते भी दलित, एक ऐसा एक विवश दलित जो है, अगर वो संघर्ष का रास्ता अपनाए तो वो जो सामंती व्यवस्था है, वो जो सामाजिक जो ढांचा है, उसको अपने पैरों तले कुचल सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये जो अंत है कि इज्जत के बदले इज्जत, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नारी विरोधी एक बात हो रही है। क्योंकि जिस समय पानाराम ये बात कर रहा है, उसकी अपनी बेटी उसके जेहन में है, वो अपनी बेटी की पीड़ाओं को महसूस कर रहा है। तो जो एक बाप अपनी बेटी की पीड़ा को महसूस कर रहा है, वो दूसरे की बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? तो मुझे लगता है कि बजाय इस बात के कहने के, अगर उसने ये कहा होता कि मेरे बेटे की शादी आप अपनी बेटी से कर दीजिए, बात वहीं की वहीं रहती, तो शायद मुझे कहीं ये कहानी ज्यादा और उम्दा लगती। एक और हमारे एक उम्दा कहानीकार हैं जयप्रकाश करदम, उनकी कुछ कहानियों का मैं जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। उनकी एक चर्चित कहानी है नौबार। नौबार बहुत चर्चित कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक वैवाहिक विज्ञापन देख के राजेश नाम का जो दलित पात्र है, वो शादी करने के लिए एक लड़की देख के आता है। वहां पर जो कास्ट का कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि 9 बार शादी, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत आगे तक बात निकल जाती है, शादी तक बात पहुंच जाती है। लेकिन जब शादी की बात तय करने जाता है तो दूसरे कमरे में बाप और बेटी ये बात कर रहे हैं कि लड़के की जाति क्या है। और बाप कहता है कि 9 बार का मतलब ये नहीं है कि किसी चूड़े या चमार के साथ में जो है हम तेरा रिश्ता कर देंगे। ये बात राजेश नाम का जो पात्र है वो सुनता है, और उसके बाद वो चुपचाप वहां से उठ के चला जाता है, और कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे जो प्रतिकार जो है, जो एक दलित कहानी में आना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि बाप बेटी का संवाद सुनकर जब राजेश लौट जाता है, जबकि मेरा मानना ऐसा है कि उसे कम से कम कुछ कह के कुछ सुन के आना वहां पे चाहिए था, उनको कुछ बता के आना चाहिए था, वो चुपचाप सुन के आ जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक आधी लाइन अगर और जोड़ते तो ये कहानी और का जो अंत है वो और ज्यादा अच्छा रहता। उन्हीं की एक कहानी है जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कहानी पर जो है, चक्रव्यूह कहानी एक ऐसी दलित छात्रा की कहानी है जो अभी केवल सेकेंडरी में पढ़ रही है। जो तत्व है, असामाजिक जो तत्व है, उनके दबाव में वो आती है, और एक दिन वो अपने कुमारी बेटी की बात करती है। सतीश जी, आपकी आवाज जो है नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही है। प्रशासन की सहायता। अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो, आ रही है आवाज? ठीक आवाज आ रही है। हाँ, अब जी आ हाँ रही है। जी, आवाज मिल हाँ रही है। जी जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्यों जाती है प्रशासन के पास जाती है, जब इतना बिंदास निर्णय ले सकती है, इतना बोल्ड निर्णय ले सकती है,
कहानी समझ नहीं आता मुझे। जयप्रकाश है। आवाज नहीं मिल रही है। संदेह है। सतीश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं अब है? आ रही है? हाँ, अब तो आ रही है, अब आ रही है अभी आ रही है? जी हाँ, अब जो आ रही है अब तो आ रही है, मिल रही है। कोशिश करें। जी जी जी। एक बहुत ही उम्दा कहानीकार है हमारे अजय नावरिया सर हैं। वो बहुत ही बेहतरीन कहानीकार है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने जो है दलित साहित्य को दी है। उत्तर कथा उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, अनचाहा एक बहुत अच्छी कहानी है, गोदना, यस सर, उपमहाद्वीप, इतनी उम्दा उम्दा कहानियां उन्होंने जो है दलित साहित्य को बड़ा समृद्ध किया है इन कहानियों को देकर। लेकिन अभी जो कहानी पे मैं बात करना चाहूंगा वो है उनकी कहानी में आजकल उनके ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो कहानियां हैं वो थोड़ा सा अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है। कहा दलित साहित्य को जो है वो सेक्स के की तरफ जो है वो धकेल रही है। और अगर हम उनकी कहानी पढ़े, चीख, आवरण और संक्रमण, ये तीन उनकी कहानियां हैं जिनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता भी है कि ये जो आरोप है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सत्य सिद्ध हो रहा है। चीख में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि अगर वो ना होते तो भी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनको देखकर, उनको पढ़कर ऐसा लग रहा है। संक्रमण कहानी में भी ऐसे दृश्य हैं कि कहीं ना कहीं जो कहानी है वो एक तरीके से पोर्न की तरफ जा रही है। तो इस तरह की कहानियां जो है आजकल दलित साहित्य में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो कहानियां हैं उनसे हमारे जो दलित साहित्यकार हैं उनको थोड़ा सा जो है बचना चाहिए। क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, अभी विमर्श का दौर जो है वो खत्म हुआ है। अब दलित साहित्य को की स्थापना का दौर है, अब निष्कर्षों का दौर है। और ऐसे में अगर इस तरीके की कहानियां आएंगी तो कहीं ना कहीं दलित साहित्य जो है वो अपने जो उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, उसका जो एक ध्येय है, उससे कहीं ना कहीं वो उस पर वो भटक सकता है। तो इस तरह की कहानियों से मुझे लगता है कि हम जो दलित साहित्यकार हैं उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। एक हमारे कथाकारा है पूनम तुषार जी, बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं। उनकी अभी हाल ही में एक कहानी प्रकाशित हुई थी, काली, काफी चर्चित कहानी रही। काली जो है एक दलित लड़की की कहानी है जो बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही जो है भूमिका में उसे बताया गया है कि वो बहुत एक तरीके से तूफान की तरह वो लड़की है। लेकिन पूरी कहानी जब आप पढ़ लेंगे तो भी ये जो काली का जो पात्र है वो उस तरीके से निकलकर सामने नहीं आता जिस तरीके से उसे भूमिका में बांधा गया है। क्योंकि काली जो है हर परिस्थिति के सामने अपने घुटने टेकती हुई नजर आती है। वो कहीं भी प्रतिकार करती हुई नजर नहीं आती, वो कहीं भी जो है विद्रोह करती हुई नजर नहीं आती। तो भूमिका जो है काली की, जो उसका चरित्र जो बांधा गया है, जो उसके पात्र के बारे में कहानी में शुरुआत में बताया गया है वो कुछ और है। और कहानी के अंदर जो कथानक जो चल रहा है वहां पर जो पात्र है वो उस भूमिका से बिल्कुल जो है एक इतर का जो पात्र है वो निकलकर सामने आ रहा है। उनकी ही एक कहानी और है ठोकर। ठोकर जो है वो काली की अपेक्षा कहीं अच्छी कहानी है, क्योंकि ठोकर जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के मोंटी की कहानी है जो हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, जो है तो लड़का लेकिन अपने आप को लड़की समझता है, वो एक दलित पात्र है। तो अब उसको दो तरीके से समाज में जो है सरवाइव करना पड़ रहा है। एक तो वो दलित पात्र है, ऊपर से वो जो है लड़का होकर भी जो लड़की की तरह जो वस्त्र पहन रहा है, वो सारी हरकतें जो है वो लड़की वाली कर रहा है। तो वहां पर जो है वो ये अजय जी थोड़ा माइक आप बंद कीजिएगा।
अजय सर जी, थैंक यू। तो वो जो है, लेकिन यहाँ पर मोंटी जो है वो काली की तरह घुटने नहीं टेकता। वो समाज में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है, वो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है, और वो अपने घर वालों को छोड़ देता है, अपने परिचितों को छोड़ देता है, और खुद जाके बाहर निकलकर कहीं नौकरी करता है, और अंत में जाके अपना बहुत बड़ा जो है पार्लर स्थापित करता है। वो अपनी एक खुद की एक पहचान बनाता है। तो इस तरह की जो कहानियां हैं उनकी आवश्यकता है आज जो है दलित साहित्य को। मेरे सामने ही अजय जी बैठे हुए हैं। अजय जी की बहुत अच्छी कहानी है, द्वंद्व कहानी मुझे याद आ रही है। और इनकी एक कहानी है स्टेटस। स्टेटस कहानी मेरी मनपसंद कहानी है। इसलिए पसंद है कि स्टेटस कहानी ये बताती है कि अगर आप अपने परिवेश को नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने आसपास के वातावरण को नहीं बदलेंगे, तो खुद आपकी ही जाति के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने परिवेश को बदलना बहुत आवश्यक है। अगर आप थोड़े से ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है, तो कम से कम अपने परिवेश को बदलिए। उस परिवेश में मत रहिए जिनके लिए दलितों को दलित कहा जाता है, वरना तो आपके अपने लोग ही जो है वो आपसे जो है दूर हो जाएंगे। और हीरालाल राजस्थानी जी हैं, उनकी भी जो कहानियां हैं बहुत मेरे पास, मैंने उनकी 3 कहानियां अब तक पढ़ी हैं। माइंडसेट जो है उनकी बहुत एक अच्छी कहानी है। जो एक उनकी कहानी है, मैं थोड़ा भूल गया, देख लेता हूं। व्यतिरेक, ये दोनों ही कहानियां बहुत उम्दा कहानियां हैं। और मैं कुछ और जो कहानियां हैं जिनका मैं थोड़ा सा, बस क्योंकि समय काफी हो रहा है, तो मैं इनका केवल नाम लेना चाहूंगा कि हमें ये कहानियां जो है जरूर पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ी है किसी ने तो, क्योंकि ये दलित साहित्य की ये कहानियां जो है दलित साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। मुकेश मानस की चीजें जब लौटती है, और सुअर कहानी, कैलाश वानखेड़े की सत्यापित, गोलमेज, घंटी, तुम लोग, डॉक्टर टेकचंद की मोहरा, बछड़ा, मरा हुआ और मोर का पंख, रजनी दिसोदिया की एक बहुत ही भावप्रवण कहानी है चारपाई, कैलाश चंद चौहान की गांव की दाई, बरसात का वो दिन, संजीव का ढाबा, सूरज भड़तिया की कहानी गुज्जी और कबीरन, राजेंद्र भड़गुजर की कहानी हमारी जमीन हम ही बोएंगे, और टॉनिक। राज वाल्मीकि बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा कहानी है। इस समय में जो कहानी है वो आज के जो युवा पीढ़ी की जो सोच है, उनकी जो भाषा है, वो किस तरीके से जी रहे हैं, क्या उनको भविष्य को लेकर क्या उनके सपने हैं, वो बहुत ही अच्छा उसका चित्रण इस कहानी में हुआ है इस समय में। जितेंद्र विसारिया जो है वो एक बहुत ही उम्दा कहानीकार है। मुझे लग रहा है कि नए कथाकारों में उनके पास जो शिल्प है, कहानी को जिस प्रतीकात्मकता के साथ वो चित्रित कर रहे हैं, बहुत कम लोगों में ये देखने को मिल रहा है। नए सजन घर आए, उनकी बहुत ही एक उम्दा कहानी है, और एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो पूरी तरीके से प्रतीकात्मक है, जिसमें पौराणिक संदर्भों को आज के संदर्भों में से जोड़कर बड़ी एक अच्छी कहानी का जो है निर्माण किया गया है। और कहानी का नाम है हम पे घड़ा मिस्र को कहिए, तुम पे घट मेहतर को, ये कहानी का शीर्षक है। डॉक्टर नामदेव की बहुत अच्छी कहानी है नीला आसमान और जंगल पुराण। डॉक्टर खन्ना प्रसिद्ध आमीन है नया बामन और चमार का कुआ। डॉक्टर अभय कुमार की कहानी है अभी प्रमाणित और दोहरे। डॉक्टर संजीत की कहानियां हैं सड़ांत और झुंझुना। अर्जुन सेवदिया की मुठभेड़ कहानी है जो बहुत अच्छी कहानी है। हमारे एक वरिष्ठ कहानीकार हैं अजय जी के साथ के गांव के, उनके क्षेत्र के पहला चंद्र दास जी, उनकी एक बहुत उम्दा कहानी है लटकी हुई शर्त। और अनुपम वर्मा एक अच्छी कहानीकारा है, छलेना फेयर एंड लवली उनकी कहानी है। डॉक्टर नीलम की कहानी है किराए का मकान। डॉक्टर राजकुमारी की हाल में एक कहानी प्रकाशित हुई थी फिर आएंगे वे, बहुत ही उम्दा कहानी है।
खूबलाल राम अलकाहा की कहानी है रधिया और किसके हो तुम। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। दिलीप कठेरिया की कहानी है दरारे, और एक मेरी अपनी कहानी है जी मनवार। ये जो कहानियां हैं ये दलित साहित्य की आजकल जो कुछ चर्चित कहानियां हैं, पुरानी जो है वो चर्चित कहानियां हैं, और ये जो कहानियां हैं ये विमर्श से आगे की कहानियां हैं। ये वो कहानियां हैं जो आज के समय में जो कहना चाहिए विमर्श के जो आगे का दौर है, जो निष्कर्ष का जो दौर है, जो स्थापित जो दौर है, ये उस दौर की जो है कहानियां हैं जिनके अंदर केवल समस्या नहीं है बल्कि समस्या के साथ साथ उनका समाधान भी जो है इन कहानियों में छुपा हुआ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब जो दलित कहानी लिखी जा रही है, ये जो कहानियां हैं न केवल यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण को लेकर बदल रही है, अपितु विषय, उपविषय, शिल्प और भाषा प्रयोग की दृष्टि से भी बदल रही है। व्यवस्था के प्रति आग उगलती हुई भाषा का स्थान अब व्यंग और रूपक लेते जा रहे हैं। अब प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाने लगी है। भाषा में पहले की अपेक्षा गाली गलौज और अश्लील शब्दों का प्रयोग जो है वो कम हुआ है। वर्तमान में कहानियां जातिगत संकीर्णता को त्याग रही है, और अब दलित कहानियों के जो विषय हैं वो भी नए नए आ रहे हैं। जाति से जो इतर विषय हैं उनका चुनाव जो है दलित कहानीकार कर रहे हैं। आज की जो दलित कहानी है वो पीड़ा का दस्तावेज नहीं है। आज की दलित कहानी सही मायनों में सामाजिक विद्रुपताओं, विभेदकारी विचारधाराओं, शास्त्रों, पुरातन परंपराओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से चोट करती है। तार्किक विश्लेषण करती हुई नई भावभूमि, विचारधारा और शैली को अपनाती व्यापकता की ओर बढ़ रही है। आज जो दलित कहानीकारों की जो तीनों ही पीढ़ियां जो है उनकी रचनाशीलता, अर्थव्यवस्था, राजनीति, उदारीकरण, बाजारवाद, निजीकरण, आरक्षण आदि से होने वाले बदलाव और चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी जो तीनों ही पीढ़ियां हैं वो बहुत ही उम्दा कहानियों का आजकल सर्जन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हीरालाल सर को धन्यवाद देता हूँ, मिथिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सतीश जी। व्हाट शुड आई से, एक्चुअली आई एम स्पीचलेस। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये श्रृंखलाबद्ध, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो मुझे हुआ है कि इतना ज्ञान मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि जिससे मैं अभी तक अनजान थी, अनभिज्ञ थी। और आपने जैसे बताया कि जो दलित लेखन की कहानियां हैं वो केवल इसलिए इस वर्ग में नहीं आती हैं कि वो दलित लेखकों ने लिखी है। आपने बहुत ही सारगर्भित अपना व्याख्यान दिया और आपने सारी दलित लेखक की कहानियों की जो विशेषताएं हैं वो बताई, लक्षण हैं और उन पर आरोप प्रत्यारोप जो लगते रहे वो सब आपने बहुत डिटेल में आपने बताया है। और इसके अलावा आपने बहुत सारी चर्चित कहानियों का भी लेखा जोखा दिया और उनके पात्र कैसे हैं, वो आर्थिक और धार्मिक सामाजिक चेतना की कहानियां हैं, ये सब आपने बहुत ही विस्तार से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। और एक और आपने मय शैली की बात की, दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। ये भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफिकल, इमेजिनरी स्टोरीज, as well as other type of factual, literary. When the narrator as well as the writer is the same person, then it is autobiographical stories. And in other type of stories, when the writer creates a character as the narrator who introduces all other characters in the story, then it is other type of story, and it's very interesting. The narrator makes it very interesting. तो आपने बहुत ही सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा। हमारे आज के कार्यक्रम के साथ डॉक्टर राजकुमारी जी जो दलेस की अध्यक्षा हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। राजकुमारी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इनके अलावा चंद्र निगम जी हैं, मुकेश जी हैं, कुसुम सबलानिया जी हैं, अनुराधा कनौजिया जी हैं, सत्य सिद्धार्थ जी हैं, अजय जी हैं, हरपाल जी हैं, संतोष जी हैं और अरविंद भारती जी हैं, सुभाष जी हैं और डॉक्टर राजेश पाल जी भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी का मैं मंच पर उनका
स्वागत करती हूँ कि वो अपने विशेष टिप्पणी के साथ हाजिर हों। विशेष टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे आज की कहानी लेखन पर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, दलित कहानी की दशा और दिशा के ऊपर। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सतीश जी के इस वक्तव्य कहना ठीक नहीं होगा, इस व्याख्यान के बाद बोलने के लिए बहुत कुछ जानना और सीखना होगा। इन्होंने पूरे परिदृश्य को हमारे सामने रखा है और समय भी हो गया तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। मैं 2-3 बातें, एक तो सतीश जी के लिए एक बात यह है कि आपने कहा कि 1990 में काशीराम जी उनके राजनीतिक प्रयासों के बाद दलित कहानियों में बदलाव आया। तो कभी मौका आएगा तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या क्या बदलाव की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, तो उसके पहले और उसके बाद। तो हम लोग इस पर चर्चा तो जारी रखेंगे ऐसे विषयों पर। वो आप प्रवृत्तियों को कभी रेखांकित जरूर करिएगा। टेक चंद की एक कहानी मुझे याद आ रही है। कहानी जो यूं थी कि उसमें उन्होंने एक पात्र खड़ा किया, माँ या दादी के रूप में एक पात्र। उस समय जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो अति यथार्थवादी कहानी है। क्या ऐसा कोई पात्र मिलता है? पात्र क्या था कि एक माँ या दादी अपने बच्चों को गांव में पाल पोस कर बड़ा कर लो, फिर अचानक उसे समझ में आता है कि ऐसी परवरिश, ऐसे पालन पोषण का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उस स्त्री के मन में यह बात बहुत गहरी आती है कि शिक्षा ही एक उपाय है। और वो बड़े कठिन श्रम और जतन से गांव से वो एक कस्बे में आ जाती है और जहां अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनकी परवरिश करती है। और फिर आगे और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये अंश जो है उस कहानी का मुझे बहुत धीरे धीरे बाद में ये रियलाइज हुआ कि यह सोच जो फैली है, खैर दलितों में तो यह सोच है कि शिक्षा एक कारगर रास्ता है जिस पर चलना चाहिए। तो उस कहानी में टेकचंद ने जब इस चीज से हमें रूबरू कराया तो मैं तो धीरे धीरे जब ये बात मेरे मन में आई, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ऐसे पात्र समाज में खड़े हो गए हैं जो अभी सतीश जी भी उसको रेखांकित कर रहे हैं कि अब वो अवेयरनेस उस समाज में आया है। और यही क्रांति भी है, यही विद्रोह भी है, यही प्रतिकार भी है। तो दलित कहानियां इन सब चीजों की शिनाख्त कर रही है। आज मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है और अभी हीरालाल जी को बोलना है। तो मैं सरिता जी से निवेदन करूंगा कि आप गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। धन्यवाद मिथिलेश जी।
जैसे कि सतीश जी ने हमें और भी कई कहानियों के नाम बताए और जो कि गैर दलित लेखकों ने लिखी थी, जैसे कि सदगति और ठाकुर का कुआं। पूस की रात भी एक कहानी ऐसी है जो इस तरह के पात्रों का चित्रण करती है। इनके अलावा हीरालाल राजस्थानी जी ने भी जो एक पुस्तक का संपादन किया है, जिसमें 16 गैर दलित लेखकों की दलित विषयों पर कहानियां प्रकाशित हुई थी, जिनका संपादन हीरालाल राजस्थानी जी ने किया था। अब मैं श्री हीरालाल राजस्थानी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम के सार संदर्भ के बारे में अपना वक्तव्य पेश करेंगे। हीरालाल राजस्थानी जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरिता जी। और आज के जो दलित कहानी की दशा और दिशा पे जिस तरह का एक कहे कि महत्वपूर्ण व्याख्यान जो है भाई सतीश जी ने दिया, वो काबिल तारीफ है। उनकी इस जो है प्रतिबद्धता को जो है इनके व्याख्यान से समझा जा सकता है कि वो दलित कहानियों की थाह जो किस तरह से ले रहे हैं, पूरी ईमानदारी से ले रहे हैं। क्योंकि यदि इसमें ईमानदारी नहीं होती तो सतीश जी जो है रतन कुमार सांभरिया जी को बचा जाते, सतीश जी जो है जयप्रकाश करदम जी को बचा जाते, सतीश जी जो है अजय नावरिया को बचा जाते। लेकिन उन्होंने जो है इस जो समय जो परिवर्तन जो दलित कहानियों में जो आ रहा है, उसका उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, और मैं कहूँगा कि यही जो है एक आलोचक की जो है भूमिका होती है। तो उनके इस कार्य को जो है मैं कहे कि सराहना करता हूँ, और आगे भी जो है वो इसी तरह से अपना योगदान देते रहे, क्योंकि ऐसे ही जो है योगदान की ज़रूरत होती है किसी भी जो है क्षेत्र में। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि विमर्श का समय जो है वो निकल गया है, अब उससे अब बाहर निकल कर हमें स्थापना की ओर जाना है। तो स्थापना तभी हो पाती है कि जब हम ये देखें कि क्या चीज़ जो है स्थापित होने के लायक है और क्या चीज़ इससे निकाली जा सकती है। तो ये जो है नहीं हुआ था, जो काम आपने जो है संभाला है, तो ये महत्वपूर्ण काम मैं मानता हूँ। साथ ही जो आपने इसकी दशा दिशा पे जो और बातचीत की कि इसमें ये भी आया कि जो दलित कहानियां जिस शुरुआत में लेके जो चली थी, एक जो है मतलब पीड़ा और दुख को लेकर और अपनी बात कहने के लिए जो आई थी, तो और उसमें ये भी था कि उसमें किस तरह से गाली गलौज है। आपने कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया कि जैसे अगर ये जो शर्त कहानी में इस तरह का ना होकर और वो शादी का प्रस्ताव रख देता, तो वो एक जो है चीज अच्छी जो हो जाती। और या फिर जैसे मान लो जो चक्रव्यूह कहानी की बात आपने छेड़ी, तो उसमें भी जो है इस तरह से ये कैसे मतलब जो है इस तरह के दृष्टिकोण जो है आ रहे हैं दलित कहानियों में। उसी तरह से जो सेक्स की बात जो कहानियों में आ रही है, तो मैं यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो है देना चाहता हूँ कि जो दलित कहानियां जिस आक्रोश के साथ में जो एक अपना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के थ्रू जो है उसमें जो आक्रोश के थ्रू जो अपनी बात उन कहानियों में आ रही थी, अपनी बात ही नहीं, अपने जो कहे कि जो शोषण है, जो जातिगत भेदभाव है, वो सब उभर कर उसमें आ रहे थे। तो वो एक आक्रोश में कही गई बातों में मैं समझता हूँ कि उसमें हम जब भी आक्रोशित होते हैं तो आक्रोशित होते समय में हमसे जो विवेक जो है वो विवेक जो है कम काम करता है। तो वो विवेक कम काम करता तो इस तरह की गलतियां जो है हो जाती है, स्वाभाविक मैं मानता हूँ इनको हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है एक लेखक है तो वो जो है आम आदमी से एक उठकर व्यक्ति है और उसके पास में विवेक शक्ति भी होती है, तो वो अपने आक्रोश को जो है अनुशासित भी कर सकता है। तो ये एक बात जो है मैं कहना चाहता था। दूसरी बात ये कि जैसे गैर दलितों की जो साहित्य है उसमें प्रेमचंद से आप देखेंगे लेकर, तो प्रेमचंद ने जो है जो दलित जो एक जो समुदाय का जो एक चित्रण जो उसमें किया, उसका शोषण जो है उसमें वो दिखाते हैं। और उस तरह जैसे सदगति में है या जो है कफन में है, तो वो जो चीजें जो वो लेके आते हैं, तो वो उस समय के समाज का जो है सच था। हम जो है कई बार उनको कोसते हैं कि उनके पात्रों के नाम जो है गोबर या इस तरह के क्यों होते हैं,
तो ये जो आप देखिए कि हमारे जो दादा हैं, हमारे परदादा रहे होंगे, उनके नाम जो है किस तरह के हैं। हम जो अपने परदादा को दादा को नाम जो है वही लेंगे जो उनके नाम रखे गए हैं। तो ये नाम रखना भी वर्ण व्यवस्था का जो है एक हिस्सा रहा है, उनकी मनोपॉली रही है कि नाम से ही जो है पहचाना जा सके कि हाँ भाई ये जो है हजारी लाल है तो ये तो बिल्कुल व्यवसायी होगा, ये वैश्य वैश्य जो है समाज से होगा। तेज प्रताप सिंह कोई है, अरे भैया तो ठाकुर लग ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो नाम जो रखे जाते हैं, शूद्रों के नाम भोंडा राम, ये पता नहीं किस किस तरह के नाम, इस तरह के अजीबो गरीब नाम, जिससे मतलब ऐसे घिन जैसे आती हो, नाम से लेने से ही घिन आती है। तो वो नाम नाम की भी जो है एक मानसिकता रही है इस मनुवादी व्यवस्था में कि इनको जो है नाम से ही पहचान लिया जाए। अब नाम बहुत अच्छे अच्छे होने लगे हैं, तो अब जो है सरनेम से पहचाना जाए। तो ये जो एक जो बदलाव जो आता रहा है समय समय पर, मैं समझता हूँ कि ये प्रेमचंद का जो साहित्य है उसको जो है हम सिरे से नहीं नकार सकते हैं। उनका जो योगदान है वो एक जो है लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दलित जो है कहानीकारों का योगदान है। तो ये जो है एक बड़ी बात है। इसके साथ में एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा मैं, जो प्रेमचंद का जो प्रकरण चला है और उसके साथ में जो इंकरेज जो हुए हैं, अभी आपने कई लोगों के नाम लिए, तो वो जो इंकरेज हुए हैं, और मैंने जैसे एक किताब संपादित की है गैर दलितों की दलित विषय कहानियां, 16 उसमें जो है लेखक हैं कहानीकार। अगर उनका उनके नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो कोई कह नहीं सकता है कि ये दलित कहानियां नहीं है। ये जो एक बात जो है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कि ये मैं मुझे कहना चाहिए कि हमें जो भोगा भोगे हुए यथार्थ की बात हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखे हुए यथार्थ की बात भी आनी चाहिए। यदि देखे हुए यथार्थ की बात दूसरे जो पाले में से नहीं आएगी तो ये मतलब स्थापना कैसे होगी। तो ये जो व्रत जो है, ये व्रत जो है पूरा कैसे होगा, क्योंकि साक्षी भी जो है जरूरी है, मुद्दा भी जरूरी है। तो ये जो है हम जो एक पार्टीशन जो डाल रखा है हमने, ये पार्टीशन जो है हमें हटाना चाहिए। फिर देखिए कि दलित लेखन का जो विस्तार है, वो जो मान्यताएं मिलती हैं उस तरह से, वो जो है एक उसमें जो है कमी आएगी, ठहराव जो हो गया है। जैसे ठहराव होने के बाद में अब क्या करें हम, तो क्या करें, तो अब इस तरह की कहानियां जैसे आपने बताया कि इस तरह की कहानियां आ रही हैं जिनका मतलब जो मतलब कोई दलित जो है लेखन में जुड़ने लायक कोई सी चीज नहीं है। क्योंकि जो वैचारिकी है, जिसको आपने कहा कि शुरू में कि अम्बेडकरवादी कहानी भी कही जा रही है और दलित कहानियां भी कही जा रही हैं, तो ये नाम बदलने से जो है चीजें बदल नहीं जाएंगी। और अम्बेडकरवादी कहानियां मैं समझता हूँ कि कैसे, मतलब जो गाली गलौच वाली चीजें हैं वो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकती है। अम्बेडकर का पूरा जो साहित्य है, वो साहित्य हम पढ़ते हैं जब, तो उसमें एक जगह भी जो है हमें इस तरह की जो है चीजें नजर नहीं आती जिसको हम पढ़ के जो है शर्म आए हमें, या हम लज्जित हो। और उसको जो है स्वीकार किया पूरी दुनिया ने, और स्थापना की जो है इस कहे के दलित मूवमेंट की। तो ये जो और ये तो संवैधानिक भी जो है भाषा नहीं हो सकती, आक्रोश भी है। तो जैसे हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ, वो भी एक आक्रोशित जो है आंदोलन था, लेकिन उस आक्रोशित आंदोलन में किसी ने अपने वक्तव्य में या लिखावट में कहीं गालियां नहीं पेश की, उन्होंने बात की है, कम टू द पॉइंट। तो बात रखने का जो तरीका है, वो तरीका जो है बदला जा सकता है, विषय नहीं बदले जा सकते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, ये भी टैग लगता है कि भाई इसमें पीड़ा, हाय मर गया, इस तरह की बातें जैसे राजेंद्र यादव ने भी कही अपने वक्तव्य में कि कहानियों में, इनमें जो किस्सों में ये हाय तौबा वाली बात या जो है उत्पीड़न वाली बात, मरने वाली बात, यही बातें जो है बार बार आती रही हैं। वहां पर एक नाम जो है उभरता है रूप नारायण सोनकर का। रूप नारायण सोनकर की जो आत्मकथा नागफनी आई है, और डंक जैसे जो है उनके उपन्यास आए हैं, तो सुवरदान उनका जो एक उपन्यास आया है, तो उनमें देखेंगे कि हम, तो वो जो है चुनौती लेते हैं, चुनौती लेते हुए दिखते हैं।
और उसको वो साकार करते हुए दिखते हैं। तो वो साकार जो करना होता है, और वो लड़ रहे हैं, वो मतलब पिट नहीं रहे वहां पर, वो सामना कर रहे हैं। तो ये जो सामना करने की जो एक जो विकास हुआ है कहानियों में, रूपनारायण सोनकर के जो साहित्य में, वो विकास जो है, ये जो है हमें समझाता है कहानी के विकास, और हमारी सोच में जो एक बदलाव जो आया है, ये हमें समाधान की ओर लेके जाता है। कि ऑन द सपोर्ट जो है, जब हमारे में इस तरह की घटनाएं घट रही होती है, उस समय हम क्या करते हैं? क्या हम समझौता कर लेते हैं, या हम डर के बैठ जाते हैं, या जो है मतलब हम जो है कुछ इस तरह की जो आत्महत्याएं भी होती हैं। तो उसमें ना जाके रूपनारायण सोनकर जो है सामना करना सिखा रहे हैं अपने साहित्य में। ये एक जो है महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो समाधान की ओर जो बढ़ना है, ये दलित साहित्य का मैं कहूंगा कि चर्म जो है होगा, इसकी ओर जो है हमें बढ़ना चाहिए। तो ये जो है पहलू शायद आपसे छूट गया था, तो कोई बात नहीं, कई सभी चीजें कई बार रह जाती हैं। तो इसमें जो कहानी की जो दशा और दिशा, जो कहानी की जो दशा जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं, एक पीढ़ी पूरी, जो पहली पीढ़ी चलती चली आ रही है, फिर दूसरी पीढ़ी भी चल रही है। दूसरी पीढ़ी में लिखने का जो एक जो टैलेंट जो विकसित हुआ है, वो बेहतरीन है। वो जो है हमें टक्कर टक्कर लेते हुए नजर आते हैं हिंदी साहित्य से, कि हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं और बखूबी काम कर सकते हैं। अपनी बात रखने का तरीका जो है इजाद हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो भटकाव जो विषय से हो जाता है, कई बार तो जो है वर्णन वर्णन में ही हम जो है उलझ जाते हैं, मुद्दा भटक जाते हैं। वो चीजें जो है सेकंड पीढ़ी में हुई हैं। तो ये जो करेक्शन जो करने की चीजें हैं, ये करेक्ट जो है करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो जो दलित लेखन जो है जिस तरह से एक अपनी मारक क्षमता बनाए हुए है, उससे दुगनी जो है शक्ति के साथ में वो प्रहार कर सकता है। तो ये जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर दिशा जो है हमारी ये होनी चाहिए। और इसको इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई कोई खेल ही है, जैसे मान लीजिए कोई खेल है, कोई दौड़ने की जो प्रतियोगिता है, उस दौड़ने की प्रतियोगिता में जब हम ये देखते हैं कि हमें जो है विश्व स्तरीय पे जो है, विश्व स्तर पर जो है हमें प्रतियोगिता को जीतना है, ओलंपिक जीतना है हमें दौड़ में। तो उस ओलंपिक दौड़ में जीतने के लिए अब उसमें तो जो है सब शरीर का मन का जो है मेल है, किस तरह से वो करते हैं। तो उसमें दौड़ने के लिए वो किस तरह से जो है उस विश्व विश्व स्तर पे जो उसकी तैयारियां होती हैं, आप देखिए कि उसकी मानसिक स्थिति के लिए एक अलग जो है कहें कि मानसिक जो है डॉक्टर होता है, उसके खान पान के लिए एक अलग से जो है रखा जाता है, उसकी एक्सरसाइज के लिए एक अलग से कुछ रखा जाता है, टाइम टेबल उठने उठने का उसका रखा जाता है। कितनी चीजों पे जो है काम होता है। एक एक जो है उसके जो दौड़ने की शैली जो है किस तरह से है, वो कितना शुरू में दौड़ेगा, किस तरह से दौड़ेगा, आखिरी में कैसे कैसे वो प्राप्त करेगा अपना स्वाभाविक रूप से। तो वो जो एक जो चीज जो मतलब एक स्तरीय लेवल पे लेके जाती है, वही चीज जो है हमें अपनी कहानियों में भी उसकी जो क्षमताएं हैं बढ़ानी होगी, कि हम कैसे जो है इनकी क्षमताओं को और धारदार बना सकते हैं। टूल्स हमारे सामने हैं, और आज हम जो है हिंदी को पढ़ाते हैं खुद। अब हमें जो है वो वाला दौर नहीं है कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया था। हम पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ा भी रहे हैं। तो उन चीज़ों से हम जो रूबरू हैं, वो चीज़ें हमारे से दूर नहीं है। तो क्यों ना उन टूल्स का जो है हम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल हमें करते हुए और पूरे विवेक से अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, जैसे सतीश जी ने भी कहा कि लक्ष्य जो उद्देश्य प्राप्ति के जो होते हैं, वो लक्ष्यों से जो है भटकना नहीं चाहिए। यदि जो है हमें कुछ स्थापना करनी है, तो स्थापनाएं जो है वो मतलब इस तरह से जो है छानबीन के होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों को लग सकता है बुरा जो कहानीकार है, लेकिन जब वो इस
इस जो है दिशा की तरफ आएंगे, इस तरफ सोचेंगे, तो अपने आप ही देखिएगा कि किस तरह के जो है एक उम्दा साहित्य जो है आ रहा है, पढ़ने लायक साहित्य आ रहा है, और जैसे मतलब संवाद शैली में साहित्य आ रहा है। मेरी मेरी एक कहानी है, व्यतिरेक कहानी है। तो व्यतिरेक कहानी में जब वो गैर दलित लड़की होती है, लड़की दलित होती है, गैर दलित लड़का होता है, तो जो आपस में बातचीत चलती है, तो वो जो संवाद जो उसमें है, लड़के का जो बाप कहता है कि वो हमसे जो है अपना नाता नहीं जोड़, कैसे जोड़ेंगे, हमारे ओर से जो है उनको इतनी जो है तकलीफें झेलनी पड़ी है, तो वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जो संवाद उस दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं कि वो हमारे बारे में नेगेटिव जो है धारणा बनी हुई है, कैसे होगा। लेकिन जो है वो जो बच्चों का प्रेम वगैरह देखते हैं, उनके घर जाते हैं, उधर से जो लड़की है जो दलित घर से है, उसके उसके उसमें जो माँ है उसकी, तो जो माँ है वो उस वहां पर नेगेटिव सोच रही है। वो कहती है कि नहीं, हम बिरादरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो बिरादरी से बाहर नहीं जाने की जो बात है, वो उस माँ को जो है अंदर खाए रहती है कि मैं अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। जब वो परिवार उनसे मिलने जाता है, तो तब जो है जब बातचीत बैठ के करते हैं, तो वो जो माँ है वो खुद कहती है कि रिश्तेदारों को, गली मोहल्लों को, समाज को तो मैं देख लूंगी, इससे अच्छा लड़का तो हमारी लड़की के लिए हो ही नहीं सकता। तो ये जो बदलाव है, ये बिना संवाद के ये बदलाव आ नहीं सकते हैं। जैसे मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर कि गांधी गांधी जी जो है जब अपने इस अभियान में, सामाजिक अभियान में, राजनीतिक अभियान में लगे हुए थे, एक एक अवस्था में, एक मौके पे वो कहते हैं कि मैं अब जो है किसी शादी में ही नहीं जाऊंगा, मैं जो अंतर्जातीय विवाह होगा मैं उसमें उसमें जरूर जो मैं शिरकत करूंगा। तो वो जो बदलाव जो गांधी जी के अंदर जो आता है, अंबेडकर की जो 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 कहे कि धारा के थ्रू, एक दूसरे का प्रभाव दोनों में था। अब अंबेडकर जब अपनी अंतर्जातीय विवाह अपना करते हैं, तो उस समय जो है अंबेडकर ये कहते हैं कि आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो वो मुझे आशीर्वाद देते। देखिए ये बदलाव जो आया है, एक पारिवारिक बदलाव, एक सामाजिक बदलाव जो आया है, इस बदलाव को जो है हमें अपने साहित्य में स्थापित करना है कि हमें उन चीजों का स्वागत करना है। एक तरफ होके बात जो है बनेगी नहीं। हम आखिर तो अपना साहित्य किसके लिए गढ़ रहे हैं? हम उसके लिए गढ़ रहे हैं जो सदियों से जो है इस शोषण में जो है भागीदार रहे हैं। तो उनको जो है मौका देना चाहिए, हमें उनको मौका देना चाहिए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको जो है किसी ने जो है पीटा हो, और आप जो है आपके सामने जो है वो किसी नदी में या नाले में कहीं मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो आपका वो नैतिक जो मूल्य हो जागता है, नहीं इसको बचाना चाहिए, दुश्मनी बाद में कर देख लेंगे। तो आपका वो नैतिक मूल्य जो है उसको बचाने का होता है, आप बचाते हैं उसको। तो ये वाली जो परंपरा का जो विकास जो है, जो रुक गया है, उस परंपरा का विकास जो है हमें गढ़ना होगा। हम ये नहीं करेंगे कि ये जो संभालने की जिम्मेदारी या हमारे को मान सम्मान देने की जिम्मेदारी इन गैर दलितों की है, हमारी नहीं है जिम्मेदारी। ये गलत सोच है। तो इस सोच के साथ में साहित्य जो है कुछ समाज को बदल नहीं सकेगा। तो यहाँ जो है जो कहानी की दशा और दिशा जो है वो मैं कहे कि महत्व रखती है इस बात पे कि हम जो है किस मूल्यों को जो है दलित साहित्य में जीना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। क्या वे मूल्य जो समता, बंधुत्व और जो है कहें कि न्याय पे टिके हुए हमारे मूल्य हैं? क्या उन उन तीनों मूल्यों पे जो है हमारा साहित्य जो है खरा उतर रहा है? अगर वो न्याय की मांग कर रहा है, अगर वो समता की बात कर रहा है, अगर वो बंधुत्व की बात कर रहा है, तो बंधुत्व क्या हमारे साहित्य में आ रहा है? हम आह्वान कर रहे हैं उस चीज का। सिर्फ आक्रोश भर से काम नहीं चलेगा। आक्रोश के बाद भी जो है जो घटनाएं घटती हैं, उसके बाद में किसमें क्या गलती रही, न्यायालय हमारे पास में है, हम वहां जाते हैं। तो एक साहित्यकार जो है, एक कहानीकार जो है, उन मूल्यों को जो है समाज में देता है और स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वो जो यथार्थ है, आज का यथार्थ, मैं ये कभी भी नहीं मानने को तैयार। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वे पात्र जो है हमारे साहित्य से कहाँ गायब हो गए हैं
जो हमारे हित में जो है खड़े हो जाते हैं गैर दलितों में से, वो पात्र कहाँ गायब है? वो हमारे साहित्य में क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो हमारे साहित्य में किसी किसी रूप में आते हैं तो उन पात्रों की तादाद जो है, आप देखिएगा कि जो साक्षात जो है, जो यथार्थ जो चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है, उसमें उन पात्रों का इजाफा होगा हमारे जीवन में। तो हमें वो इजाफा क्रिएट करने के लिए उन पात्रों को भी जो है लेना चाहिए, ईमानदारी से लेना चाहिए। नहीं तो जो हम लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ा है हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है बातचीत रही आज के प्रोग्राम की। और सतीश जी ने बखूबी जो है कितनी कहानियां पढ़ी हैं वो पता लगता है उनके व्याख्यान से ही, और पढ़ी नहीं है, उन पे जो है विश्लेषण भी किया है, उन्होंने अपना मत भी रखा। तो ये वाकई जो है एक कहें कि सराहनीय बात है। और सतीश जी को मैं बधाई देता हूँ कि और धन्यवाद भी देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना ये जो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। तो साथियों, इसी इसी को जो है मैं कहूँगा कि हम जो काम करेंगे उस काम में जो है वो लोकतंत्रता झलकनी चाहिए, वो जो है मानवीयता झलकनी चाहिए, आक्रोश रहना चाहिए। आक्रोश तो जो है इस तरह से भी किया जा सकता है। आक्रोश जो है हमारा मूल स्वर है दलित साहित्य का, और जिन चीजों के प्रति हमारा आक्रोश है उस आक्रोश को हमें अनुशासित करते हुए जो है अपने साहित्य का निर्माण करना है, और उस साहित्य में जो है इन मूल्यों को जीवंत करना है पुनः, जो रह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जैसे बताया कि संवाद शैली में भी कहानियां लिखी जा रही हैं, और जो संवाद शैली में जब कहानियां लिखी जाती हैं तो बहुत ही रोचक बन पड़ती हैं। वो वैसे डिस्क्रिप्टिव नहीं रहती है कि उसमें बोरियत पैदा नहीं होने देती हैं वो कहानी में, पाठकों के मन में। और अभद्र भाषा का प्रयोग, हाँ, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बचना ही चाहिए इससे। और जैसे कि सतीश जी ने भी कहा कि कुछ कहानियां ऐसी भी लिखी जा रही हैं कि जो अश्लीलता की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं। यूं कह लीजिए कि हद पार कर रही हैं जो अश्लीलता की भी, इस तरह की भी कहानियां लिखी जा रही हैं आजकल। तो इस तरह की कहानियों से भी बचना चाहिए, इस तरह की बातों से भी। ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रयोग से ही कहानियां रोचक बनेंगी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत तरीका होता है कहानियां कहने का। समाज का आईना ही तो दिखाना है कहानियों के द्वारा। तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना भी किया जाए तो भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कैन बी रिटन। अभी हाल ही में मैंने आज ही ये इवनिंग सबसे इवनिंग वो आपकी आवाज कट रही है सरिता जी, आपकी वही आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क, हाँ देखिए। जी, नेटवर्क है कुछ। तो मैं एक इवनिंग शेडो, मैंने एक फिल्म देखी है, उसमें तो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो जैसे नेगेटिव कुछ होगा उसमें, बट क्योंकि हम सुबह को हम ज्यादा पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव तरीके, लेकिन ब्यूटी एनी बिना किसी है रियली तरीके से कहानी के ऊपर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है, हाँ जी, कुछ समझ में नहीं हाँ आ जी, रहा। वो सर अब आप वही ना, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है अब, शायद काफी देर से चल रहा है कार्यक्रम। तो हाँ जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सतीश जी मुझे लगता है कि विशेष रूप से आप जो आपका। है समापन के लिए बोल दीजिए हाँ मिथिलेश जी को। हाँ जी, ठीक है। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी और डॉक्टर राजेश पाल जी, हरपाल जी, हीरालाल राजस्थानी जी, राजकुमारी जी, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम का इंतजार रहेगा हमें। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, अब आप इस कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। आप सबका फिर से धन्यवाद। धन्यवाद सरिता संधू जी। सतीश जी का वक्तव्य आज बहुत ही
विस्तार से हुआ और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने विश्लेषित की और इसकी जरूरत भी है। प्रवृत्तियों को रेखांकित करना बहुत जरूरी काम है जो सतीश जी कर रहे हैं। सारे मित्र इस व्याख्यान को सुनते रहे, साथ बने रहे, कई आए कई चले गए, तो ये व्याख्यान माला चलेगा। देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन चलेगा। आज ये तीसरी कड़ी थी। तो इन दोनों जो दो पहले की कड़ियां हैं वो सामग्री लिखावट के YouTube पर उपलब्ध करा दी गई है। आप लिखावट के YouTube को लिखावट डेली टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। उसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ भी कमेंट करें, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और ये आज की कड़ी भी YouTube पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगले प्रोग्राम हम लोग 26 को करेंगे, 26 तारीख की शाम को। समय आपको हीरालाल जी बताएंगे। 6 बजे का रखेंगे, 6 बजे का। 6 बजे का, तो 6 बजे 26 को। और बाकी विस्तार से वो प्रोग्राम आप लोगों को बताया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं 26 को चौथी कड़ी में। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।